ओके। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 जो है डील करेंगे। और इसका पैटर्न जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें और थोड़ा फास्ट मोड में चल सकें, इसलिए तो हम लोग आज जो डील करेंगे चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 बेसिकली डील करता है प्रोसेस टू कॉम्पेल अपियरेंस, यानी किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए या पुलिस स्टेशन में बुलाने के लिए विवश किया जा सकता है। सो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कितने तरीके हैं, कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं जो कि किसी पर्सन को विवश कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरेंस ओनली। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 63 से ये मामला शुरू होता है और ये सेक्शन 93 तक जाता है। तो यानी कि सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 93 तक का जो पार्ट है वो चैप्टर 6 में कवर होता है। इसमें भी चार पार्ट्स बटे हुए हैं। चार पार्ट्स में ABCD करके इन्होंने चार पार्ट्स बना रखे हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है यानी कि पार्ट ए, उसको हम समन्स के नाम से जानते हैं। और समन्स का जो पार्ट है वो सेक्शन 63 से शुरू होता है और सेक्शन 71 तक जाता है। तो सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 71 तक का पार्ट समन्स कहलाता है। इसके अलावा पार्ट बी है जिसमें हम लोग बात करते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। सो वारंट ऑफ अरेस्ट की जब हम बात करेंगे तो सेक्शन 72 से ये शुरू होता है और ये सेक्शन 83 तक जाता है। सेक्शन 83, 72 से 83। पार्ट सी की बात करते हैं तो प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट इस टॉपिक को ये डील करता है, जो ये शुरू होता है सेक्शन 84 से और ये जाता है सेक्शन 89 तक। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर डी। इसमें हम लोग बात करते हैं अदर मिसलेनियस रूल्स होते हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं। अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। सो अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, जो प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि ये सम्मन्स भेजना, वारंट भेजना, प्रोक्लामेशन, अटैचमेंट, ये सारे के सारे प्रोसेस का हिस्सा है। यानी जब एक मजिस्ट्रेट इशू करता है प्रोसेस, तो प्रोसेस इशू करने का मतलब होता है सम्मन भेजना या वारंट भेजना। सो इशू ऑफ प्रोसेस इज नथिंग। अगर सम्मन्स केस है तो सम्मन भेजेंगे, वारंट केस है तो वारंट भेजेंगे। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो उसके बाद इसमें आइए तो सेक्शन 90 से लेकर के 93 तक, सेक्शन 90 से सेक्शन 93 तक ये चार पार्ट में बटा हुआ है। चलिए फिलहाल बात करते हैं वन बाई वन। ओके, तो अब हम लोग वन बाई वन डील करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है, अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन बिहार, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन बिहार इशूज ए समन्स टू एन अक्यूज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने बिहार में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने एक समन जारी किया अक्यूज के लिए। एज पर सेक्शन 63 ऑफ द BNSS, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर द समन्स टू टेक। तो बहुत सिंपल सवाल है बट थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फॉर्म फॉर द समन्स, यानी ये पूछ रहा है हमसे कि वैलिड फॉर्म फॉर द समन्स क्या है, सम्मन का वैलिड फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन है ओनली ए फिजिकल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड बियरिंग द सील। तो सामान्य तौर पर कभी भी ऐसा ही होता है, समन्स में एक फिजिकल डॉक्यूमेंट यानी कागज का एक टुकड़ा होता है, शीट होता है, जिस पर कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करते हैं और उस पर उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कोर्ट का सील लगा होता है। दूसरा है ओरल डायरेक्शन गिवन ओवर ए रिकॉर्डेड फोन कॉल बाय ए कोर्ट क्लर्क। तो ओरल में यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता है। तीसरी बात, एन इनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसमें कि इमेज होता है कोर्ट के सील का और डिजिटल सिग्नेचर। और लास्ट कहता है बोथ ए एंड सी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर भी ढूंढ लेते हैं। ये रहा हमारे सामने सेक्शन नंबर 63। ये बात करता है फॉर्म ऑफ समन्स की और ये क्लियर करता है कि हर एक जो समन्स जो कोर्ट जारी करेगा इसमें हमें क्या देखना है, दो चीज़ों को कंसीडर करना है। पहली चीज़ कि जो भी समन्स जारी होगा वो रिटन में होगा, ओरल का कोई जगह है ही नहीं तो रिटन में होगा। उसके अलावा डुप्लीकेट होगा, उसके अलावा साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा
ऑफ सच कोर्ट और सच ऑफिसर्स, चलिए छोड़ दिए। सो और इसके अलावा सील लगा होगा। सो राइटिंग में होना है, ये तो पक्की बात हो गई। इसके अलावा डुप्लीकेट होना है, ये भी पक्की बात हो गई। इसके अलावा साइन होना है, ये भी पक्की बात हो गई। और इसके साथ ही साथ सील लगेगा। तो चार चीजें हो गई। तो ये सब किसका होगा? सील लगेगा, ऑफिस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होगा, उसकी दो कॉपियां होगी और लिखित में होगा। दूसरा देखिए यहां पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा है इन एन इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये हार्ड कॉपी में आ रहा है। जब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भेजा जाएगा तो उसमें इमेज होगा ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के सील का इमेज होता है। सो कोर्ट के सील का इमेज, या इसके अलावा हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर, डीएस, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर। सो नाउ ये क्लियर है। तो सेक्शन 63 के लिए जो, सॉरी, सेक्शन 63 से रिलेटेड जो यहाँ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा? क्योंकि ये कनेक्टेड है सेक्शन 63 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 से, ठीक है। क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है कि सम्मन्स का फॉर्मेट क्या होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पुलिस अटेम्प्ट टू सर्व ए समन्स ऑन ए। बहुत आराम से सवाल को समझना है, एग्जाम में कभी भी गड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है। द पुलिस अटेम्प्ट टू सर्व ए समन्स। पुलिस क्या करती है? कोशिश करती है कि एक सम्मन की सर्विस कराई जा सके, तामिला कराया जा सके ऑन ए नाम के पर्सन पर, पर्सनली, अंडर सेक्शन 64। लेकिन ए जो है रिफ्यूज कर देता है, बट ए रिफ्यूजेस टू साइन द रेसिप्ट ऑन द बैक ऑफ द डुप्लीकेट। सो अभी या तो ये पक्की बात हो गई कि सेक्शन 63 फॉर्मेट ऑफ समन्स की बात करता है। अच्छा, इसमें एक चीज और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सवाल में अगर मान लीजिए पूछ भी देना भी पूछे तो भी जान लीजिए, और पूछा तो भी आप पक्के में रहेंगे। जो समन्स का फॉर्मेट है, जो समन्स का फॉर्मेट है यानी फॉर्म है समन्स का, वो सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 2 में दिया हुआ है। यानी सेकेंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 2 में आपको समन्स का फॉर्मेट प्रारूप मिल जाएगा। नाउ सो पुलिस ने कोशिश करी कि ए को पर्सनली समन की सर्विस कराई जाए, लेकिन उसने साइन करने से मना कर दिया। नाउ व्हाट इज द लीगल इंप्लीकेशन? तो साइन करने से मना कर दिया तो इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या होगा? तो जस्ट सी सेक्शन 64 में लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है वैलिड है, क्योंकि अब यहां पर लेने से मना कर दिया, साइन करने से मना कर दिया, तो भी ये वैलिड है। नाउ सी देखिए now see, the summons shall, if practicable, be served personally on the person summoned and by delivering or tendering to him one of the duplicate of the summons. Now, provided that summons bearing the image of court seal may also be served by electronic communication from such. Every person on a summons so served personally shall, if so required by serving officer, तो साइन करेगा। तो ये क्या है? ये दोनों चीजें इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की गई है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता, दैट इज द पॉइंट। तो इसी में ये बात आती है, प्रोवाइडेड दैट समन्स बियरिंग द इमेज ऑफ कोर्ट सील मे ऑल्सो बी सर्व्ड बाय सो एंड सो। सो क्लियर कट प्रोविजन ये है कि अगर हम कभी भी कोई समन्स भेजते हैं और वो साइन करने से मना करता है, तो उस केस में हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं कि उसको समन दिया गया था। दैट इज द सिंपल फंडा जो कि यहाँ पर हम लोगों को डील करना है, ठीक है। So every summons shall be served by a police officer or subject to such rules so and so by an officer of the court issuing it or other public servant, provided कि पुलिस स्टेशन जो रजिस्टर है मेंटेन करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। So now coming to the next point. तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए इसमें, द सर्विस इज डीम्ड नल एंड वाइड, ए कैन बी अरेस्टेड इमीडिएटली फॉर कंटेम्प्ट, नो, द सर्विस इज स्टिल वैलिड इफ द समन्स वाज डिलीवर्ड और टेंडर्ड टू हिम, द पुलिस मस्ट ऑब्टेन ए वारंट फ्रॉम द हाई कोर्ट टू प्रूव सर्विस। तो इसका सही आंसर होगा सी, द सर्विस इज स्टिल वैलिड इफ द समन्स वाज डिलीवर्ड और टेंडर्ड टू हिम। सो अगर उसको टेंडर किया गया था या उसको डिलीवर किया गया था, हालांकि उसने साइन नहीं किया, तो भी ये सर्विस डिलीवर होगी। इसका सिंपल लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। किसी भी केस में
किसी भी मामले में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, जब कभी भी सम्मन भेजा जाता है पार्टीज को, तो सम्मन भले ही लेने से वो मना कर दे, लेकिन सम्मन भेजने का पर्पस होता है कि आपको इस बात की जानकारी हो जाए, आपको इस बात का नॉलेज हो जाए कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा है और आपको उस पर क्या करना है, आपको उसका रिप्लाई देना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी विटनेस को, किसी गवाह को सम्मन भेजा जाता है, तो ये इस बात का सिंबल है कि हाँ, उस गवाह को किसी पर्टिकुलर केस में ढूंढा जा रहा है, उसको अपना आके बयान दर्ज करवाना है। अब वो सम्मन लेने से मना कर दे, साइन करने पर मना कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कोर्ट को इस बात की जानकारी हो जाएगी, जज को इस बात का पता चल जाएगा कि हाँ, उसने सम्मन लेने से मना कर दिया। इसका मतलब सम्मन देखा, सम्मन जाना, उसको इस बात की जानकारी हो गई कि हाँ, इस केस में उसकी ज़रूरत है, उसको एज ए विटनेस के तौर पर कॉल किया गया। तो चाहे हम बात कर लें अक्यूज के लिए, चाहे हम बात कर लें विटनेस के लिए, चाहे किसी को भी सम्मन भेजा जाता है, तो सम्मन भेजने के पीछे का पर्पस है बस नॉलेज। समन इन जस्ट लाइक ए इन्विटेशन कार्ड ऑफ मैरिज। जब भी कोई शादी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इन्विटेशन कार्ड भेजते हैं। आजकल क्या हो गया, व्हाट्सएप पर भेजते हैं। लेकिन जो कार्ड भेजने का पीछे का पर्पस सीधा है कि आपको इस बात की जानकारी कि भाई हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, हमारे यहाँ वो है, हमारे यहाँ ये है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं थर्ड। इन अ केस इन्वॉल्विंग ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, अब एक कंपनी का जिक्र कर दिया। ठीक है, द कोर्ट इशूज ए समन्स टू द कंपनी, बढ़िया है। ठीक है, अंडर सेक्शन 65 सर्विस में बी डीम्ड कंप्लीट इफ द समन इज। देखिए, ये सिंपल कहता है कि कंपनी को सर्विस करनी है, समन्स टू द कंपनी। कंपनी का नाम दे दिया है ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो जब भी कभी कंपनी को सर्विस की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास एक सेक्शन बनता है, सेक्शन नंबर 65। अब उसमें क्या होता है, सेक्शन 65 निकाल के देख सकते हैं। सेक्शन 65 में कहा गया है कि जब कभी भी किसी कंपनी में सर्विस होनी है, तो किस पर्सन को देंगे? कंपनी तो एक इंसान है नहीं, नेचुरल पर्सन। तो कंपनी में किस व्यक्ति के पास कॉपी जाएगी सम्मन की, तो ये माना जाएगा कि सम्मन सर्विस हो चुकी है। देखिए यहां पर लिखा है, सर्विस ऑफ ए सम्मन्स ऑन ए कंपनी और कॉर्पोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट, मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट। तो कंपनी में कभी भी डायरेक्टर को अगर हमने सम्मन भेज दिया, डायरेक्टर को सम्मन रिसीव हो गया, तो कहा जाएगा कि कंपनी को सर्विस हो गई। अगर मैनेजर को मिल गया, तो कहा जाएगा कि कंपनी को सम्मन की सर्विस हो गई। अगर सेक्रेटरी को मिल गया, तो सेक्रेटरी को मिलने का मतलब है कंपनी को सर्विस हो गई। या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन, उसको मिल गया, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ, सर्विस हो गई। और बाय लेटर सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। तो इनमें से किसी एक को भी मिल गया, किसी एक को, चारों को मिलना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ डायरेक्टर को मिल गया तो भी काम चल गया, सिर्फ मैनेजर को मिल गया तो भी ओके है, सेक्रेटरी को मिल गया देन ओके है, अगर चारों को मिल गया तो डबल ओके है। ऐसा ही बहुत बार हम लोग सिविल केस में करते हैं। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट हियर इज, यहां पर क्या होगा, एफिक्स टू द फ्रंट गेट, नहीं। सर्व्ड ऑन ए जूनियर क्लर्क वर्किंग एट द रिसेप्शन, नो। सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो कंपनी के केस में जब कभी भी सम्मन की तामीला करानी हो, सम्मन की सर्विस करानी हो, तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है डायरेक्टर को। किसको? कंपनी के डायरेक्टर को या सेक्रेटरी को भेजना है। वहां तो और भी नाम है, यहां पर 2 है, तो बस हमारे लिए सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यानी कि आपको ऐसे याद भी करते चलना है, साथ में याद हो जाएगा कि सेक्शन 65 यानी कंपनी को सर्विस करानी है तो सम्मन की, तो सेक्शन 65, या उल्टा याद रख सकते हैं कि सेक्शन 65 डील्स विद द सर्विस टू द कंपनी। किस चीज के? सम्मन की सर्विस टू द कंपनी। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 66, अब देखिए पहले ही सेक्शन आपको क्लियर कर दे रहा है, इफ द पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के बाद भी यदि जिस व्यक्ति को सम्मन की सर्विस करानी है वो नहीं मिलता है, तो उसको कैसे सम्मन की सर्विस कराई जाएगी? द समन्स मे बी सर्व्ड ऑन, कैसे सम्मन की सर्विस कराई जाएगी? तो इसका ऑप्शन देखिए पहले, हिज पर्सनल डोमेस्टिक सर्वेंट रिसाइडिंग विथ हिम, उसके जो पर्सनल डोमेस्टिक सर्वेंट होता है उसको दे देना है। दूसरा, एन एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली ओनली। तीसरा, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली मेल और फीमेल रिसाइडिंग विथ हिम। और चौथा, हिज बिजनेस पार्टनर एट हिज वर्क ऑफ प्लेस। तो देखिए ऑप्शन बहुत क्लियर है
कि अगर जिस व्यक्ति को सम्मन कराना है, जिसको सम्मन देना है, वो बंदा नहीं है, ड्यू डिलीजेंस करके ढूंढ लिया नहीं मिला, तो उस केस में किसको देंगे? तो घर का जो घरेलू नौकर है उसको दे के चल देना है, या कोई एडल्ट मेल सिर्फ आदमी को ही देना है, पुरुष को देना है, या एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली मेल और फीमेल किसी को दे के आ सकते हैं। सो व्हाट इज द पोजीशन? लेट्स सी सेक्शन 66। देखिए यहाँ क्लियर कट है कि जब सर्विस कराने के लिए गया सम्मन की तो पर्सनल सर्विस नहीं हो पाता है, तब उस केस में ये देखिए लिखा है द समन्स में बी सर्व्ड बाई, कैसे सम्मन की सर्विस हो सकती है? लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विथ सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एडल्ट मेंबर लिखा है, एडल्ट मेल मेंबर नहीं लिखा है, तो हमें यहां तो एडल्ट मेंबर लिखा है, तो यानी कि वो मेल हो चाहे फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट, A court in Patna wishes to serve a summon on a person residing in Delhi. So एक कोर्ट है पटना की, वो चाहता है कि उसका जो सम्मन का तामिला हो, सम्मन की सर्विस हो, वो दिल्ली में कोई बंदा रहता है उसको। According to section 69, the correct procedure is to send the summons to। अब सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई करेक्ट प्रोसीजर क्या है अगर कोर्ट के अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर सम्मन की सर्विस करानी है। तो कोर्ट कहाँ का? पटना का, और वो कहाँ सम्मन भेजना चाहता है? दिल्ली में। तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जाएगा? पहला ऑप्शन, द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली डायरेक्टली, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दिया जाएगा। ए मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन डिसाइड, जिस व्यक्ति को सम्मन भेजना है वो व्यक्ति जिस किसी भी मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में रहता है वहां पर उसको दे दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को। तीसरा, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस, दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा सम्मन फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए। और चौथा, द पर्सन डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन दे सकता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? लेट्स सी। यानी याद रखना है कि आउटसाइड लिमिट, आउटसाइड लोकल लिमिट, अगर सम्मन भेजना है, सम्मन की सर्विस करानी है, तो सेक्शन 69 कम्स इनटू द पिक्चर। आउटसाइड लिमिट मतलब अपने घर से बाहर, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर, अपने लिमिट से बाहर, सेक्शन 69 कम्स इनटू द पिक्चर। ये रहा हमारे लिए सेक्शन 69। बहुत क्लियरली लिखा है, when a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction। अगर कोई कोर्ट ये चाहता है कि उसके सम्मन की सर्विस उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाए, तो क्या लिखते हैं? इट शैल ऑर्डिनरली सेंड सच सम्मन्स इन डुप्लीकेट, किसको? टू ए मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन समन्ड रिसाइड्स और इज टू बी देयर सर्व्ड। तो यहाँ क्लियर है कि मजिस्ट्रेट के पास छोड़ने के लिए कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बी। 5 का करेक्ट आंसर होगा बी। और इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है? सेक्शन 69, इसमें कोई सबसेक्शन है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 71, अंडर सेक्शन 71 इफ ए विटनेस, देखिए विटनेस आया तो अलर्ट हो जाना है, ठीक है। इफ ए विटनेस रिफ्यूजेज टू टेक डिलीवरी ऑफ ए समन्स सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से किसी गवाह को सम्मन भेजा गया और वो जो गवाह है वो सम्मन की डिलीवरी लेने से मना करता है, इनकार करता है, एंड द पोस्टल एम्प्लॉय मेक्स एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, तो जो पोस्टल सर्विस का जो पोस्टमैन है वो लेके जाता है और वो इस चीज़ को नोट डाउन करता है। क्या नोट डाउन करेगा? वो नोट डाउन करेगा कि जिस पर्सन के पास सम्मन लेके गए थे वो उसने सम्मन लेने से मना कर दिया। तो सेक्शन 71 क्या होगा? द कोर्ट मस्ट इशू अ फ्रेश समन्स, अगर लेने से मना कर दिया तो कोर्ट को दोबारा से सम्मन भेजना चाहिए। द आंसर इज नो। द कोर्ट मस्ट इशू अ बेलेबल वारंट इमीडिएटली, कोर्ट को तुरंत जो है बेलेबल वारंट जारी करना चाहिए। नो। द कोर्ट में डीम द समन्स टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, कोर्ट ये मान लेगा कि सम्मन की सर्विस हो चुकी है, ये बात मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताई। और लास्ट,
द विटनेस इज ऑटोमेटिकली कन्विक्टेड ऑफ परज्यूरी। तो ये सब तो होने से रहा, यहाँ पर सी ऑप्शन है, बट लेट्स सी व्हाट इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेट्स सी, ये है 71 में बात होती है सर्विस ऑफ समन्स और विटनेस की। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्विस का प्रोविजन है, अगर नहीं लेता है तो क्या होगा, सेक्शन 2, when an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee, वहां पर पोस्टल एम्प्लॉय का जिक्र है, that the witness refused to take delivery of the summons has been received, or on the proof of delivery of summons under subsection 3 of section 70 by electronic communication, the court issuing summons may deem that summons has been duly served। सिंपल मतलब ये है कि यदि गवाह ने सम्मन लेने से मना कर दिया तो कोर्ट इस बात को मान लेगा, डीम्ड कर लेगा कि उसको सम्मन की सर्विस की जा चुकी है। एंड दिस इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 ऑफ द BNSS। सो 71 सब सेक्शन 2, विटनेस को सम्मन गया और उसने लेने से मना कर दिया, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बात यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पर विटनेस लिखा हुआ है, सो विटनेस की ही बात होगी। नाउ नेक्स्ट, ए वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यूड बाय ए कोर्ट अंडर सेक्शन 72 ऑफ द BNSS रिमेन्स इन फोर्स अंटिल, क्लियर करता है, ए वारंट ऑफ अरेस्ट, अब हम वारंट में आ चुके हैं। सो वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यूड बाय ए कोर्ट, कोर्ट ने कोई वारंट जारी किया, अंडर सेक्शन 72 जारी किया, वो कब तक फोर्स में रहता है, कब तक उसका असर रहता है, यानी एक बार जब वारंट जारी हो गया तो वो कब तक रहेगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, हमेशा के लिए रहता है, जब तक कि, हमेशा का मतलब समझना पहले, जब तक कि जिस पर्सन के नाम से वारंट जारी किया गया है उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है तब तक वारंट जीवित रहता है, या यूं कहिए टेक्निकली कहें तो अनलेस देयर इज एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, जब तक वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तक वारंट जीवित रहता है। वारंट इज इन फोर्स, जीवित रहने का मतलब है इन फोर्स रहता है। दूसरा ऑप्शन, जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है वो कोर्ट अगर उस वारंट को कैंसिल कर देगा तब तक वो जीवित रहता है, मतलब वो फोर्स में रहता है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा है क्लियर, द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अच्छा, सेक्शन 72 भी हम लोग निकाल के देख सकते हैं, देखिए ये रहा हमारे सामने सेक्शन 72, यहीं पर आंसर मिलेगा आपको। सब सेक्शन 2, 72 सब सेक्शन 2, एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट। तो ये क्लियर है, अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट, जब तक कि कोर्ट ने कैंसल नहीं कर दिया है तब तक, विच इशूड इट, और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, या इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तब तक। तो 72 का सबसेक्शन 2, ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 72 सबसेक्शन 2 BNSS। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 73 प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी टू बी टेकन बिलेबल वारंट। देखिए वारंट ऑफ अरेस्ट दो तरह का होता है, ये बात तो सबको पता होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो वारंट ऑफ अरेस्ट, देखिए वारंट कुछ नहीं होता है, वारंट का मतलब अरेस्ट वारंट ही नहीं होता है, वारंट का मतलब अरेस्ट वारंट ही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो फिल्मों में देख देख के हम लोगों का थोड़ा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो पुलिस किसी को पकड़ने आता है तो कहता है कि भैया वारंट लाए हो क्या, अरेस्ट वारंट लाए हो क्या। वारंट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग टाइप का होता है। वारंट का सिंपल मतलब होता है ऑर्डर, वारंट का सिंपल मतलब होता है आज्ञा पत्र। हमने ऑर्डर दिया एक लेटर में लिख के साइन करके सील लगा के, जब आपने एक ऑर्डर दिया उस पर साइन कर दिया, सील लगा दिया, लिखित में दिया, उस ऑर्डर को हम कहते हैं वारंट। तो अगर हमने ऑर्डर दिया किसी पर्सन को कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, हमने एक सुरेश नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को कहा, SHO को कहा कि जाओ जाओ अभिषेक को पकड़ के लेके आओ,
तो जो हमने सुरेश को दिया वो क्या था? वारंट ऑफ अरेस्ट। ओके, उसी तरीके से वारंट ऑफ अरेस्ट के अलावा बहुत सारे वारंट होते हैं, जैसे वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। किसी व्यक्ति को अगर जान से मारना है, यानी फांसी लटकाना है, फांसी पर चढ़ाना है, तो उसके लिए वारंट, हाँ ठीक, वारंट जो है उसके लिए भी जारी होगा, लेकिन उसमें क्या लिखा रहेगा? वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कैसे तुमको किसी व्यक्ति को जान से मारना है। तो उसमें लिखा रहेगा कि जिस व्यक्ति को जान से मारना है, फांसी पर चढ़ाना है, उस व्यक्ति के गर्दन में रस्सी डाल के उसको तब तक लटकाए रखो जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, और इसका कंफर्मेशन भी करना है डॉक्टर से, ये सब मेंशन होता है। ठीक है, सो वारंट को ये मत समझना कि सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट होता है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। एक और चीज़ साथ में ऐड कर देते हैं। वारंट दो तरह का हुआ, मिनिमम दो तरह का हुआ बेल के पॉइंट पर, यानी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आएगा तो वो बंदा अपना बेल करवा लेगा या बॉन्ड भरा लेगा, उसके बाद उस पर्सन को छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा जिसमें नॉन बेलेबल वारंट जिसको हम कहते हैं, उसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर वारंट जारी हो गया तो उसको पकड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो पुलिस वाले हमेशा क्या करते हैं, चतुराई, पैसा कमाना होगा तो क्या करेंगे, नॉन बेलेबल वारंट किसी केस में किसी कोर्ट से हो गया तो वो ले लेंगे और रख लेंगे। और अगर कोर्ट को रिपोर्ट करना होगा तो करते तो है नहीं नॉर्मली, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है तो लिखेंगे साहब हम ढूंढ रहे हैं उसको। वो तो साथ में बैठ के चाय पी रहा है, साथ में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, और कोर्ट को लिख के दे देंगे कि साहब वो आदमी तो मिला ही नहीं, भी तो हम ढूंढ ही रहे हैं। और फिर जब उससे पैसा कमाना होगा, निकालना होगा, तो कहेंगे भाई तुम्हारे खिलाफ NBW है, नॉन अवेलेबल वारंट है, ऐसा करो, इतना खर्चा दो, बाकी सब मैनेज कर देंगे। सो दैट इज द वे। सो बिलेबल वारंट का मतलब होता है सिक्योरिटी टू बी टेकन, और नॉन बिलेबल वारंट में कोई सिक्योरिटी का जिक्र नहीं होता है। सो इफ द इफ द ऑफिसर एग्जीक्यूट्स द वारंट एंड टेक्स सिक्योरिटी, व्हाट इज हिज नेक्स्ट ड्यूटी? यदि ऑफिसर ने वारंट को एग्जीक्यूट करा दिया, अब लेके गया अरेस्ट वारंट, बट वो बेलेबल था, तो बेलेबल में क्या करेगा, अरेस्ट नहीं करेगा। एंड टेक्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ले लिया तो उसको छोड़ देगा। टू कीप द बॉन्ड इन द पुलिस स्टेशन सेफ कस्टडी, जो यहां पर वो बॉन्ड लेता है पर्सन से, क्या उसको पुलिस स्टेशन की सेफ कस्टडी में रखेगा? द आंसर इज नो। अच्छा, सेक्शन 73 भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्या करना है उसको, वो देखिए। वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन, यहां पर हमारे सवाल में लिखा है कि सिक्योरिटी टू बी टेकन, देखिए लिखा है सिक्योरिटी टू बी टेकन, और यही चीज यहां पर भी लिखा है सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन, तो उसकी नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? The officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. जिस ऑफिसर को डायरेक्शन था, जिस ऑफिसर को वारंट दिया गया था, वो बंदा सिक्योरिटी लेने के बाद उस वारंट का जो बॉन्ड है, उसमें जो बॉन्ड आया है, उस बॉन्ड को कोर्ट को भेज देगा। बॉन्ड अलग है, वारंट अलग है। वारंट कोर्ट ने जारी किया है, बॉन्ड पर्सन ने दिया है। तो बॉन्ड जो दिया भरा है, वो बॉन्ड की कॉपी किसको जाएगी? कोर्ट को वापस जाएगी। सो यहां पर टू रिलीज द पर्सन एंड फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट, बिल्कुल सही। टू प्रोड्यूस द पर्सन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, और इसका सही आंसर होगा बी। और इसका जो आंसर का रीजन है वो भी बता दिया मैंने, सेक्शन 73 सब सेक्शन 3 ऑफ द BNSS। ओके, now next, under section 75 who is empowered, क्वेश्चन यहीं पर आ गया, who is empowered to direct a warrant to any person, even a private individual within their jurisdiction for the arrest of a proclaimed offender? सेक्शन 75 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार वो कौन ऐसी शख्सियत है, वो कौन ऐसा पोस्ट है, पर्सन है, जिसको की शक्ति दी गई है कि वो वारंट जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। वारंट जारी करने का मतलब है वारंट देना कि ले इसको जाओ पकड़ के लाना। मैं तुमको वारंट दे रहा हूं, तो जिसको वारंट दिया जाता है पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, उसकी बात हो रही है, ना कि उसकी बात जिसको पकड़ के लाना है। सो एनी पर्सन, किसी को दिया जा सकता है। यहां पर कानून में है प्रोविजन कि वारंट किसी को, सवाल अगर पूछे, इंटरव्यू में पूछे, एग्जाम में पूछे कि वारंट किसको दिया जा सकता है, भाई पुलिस वाले को दिया जा सकता है, पक्की बात है, लेकिन पुलिस के अलावा किसी और पर्सन को भी दिया जा सकता है, एनी अदर पर्सन और एनी पर्सन।
तो यहां पर कह रहा कि एनी पर्सन को वारंट देने की शक्ति किसके पास है, कौन है ऐसा मजिस्ट्रेट और जज जो एनी पर्सन को वारंट पकड़ा देगा, इवन प्राइवेट इंडिविजुअल को पकड़ा देगा। इसका सही आंसर है CJM और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। लेकिन चलिए फिर भी इसको तसल्ली करेंगे। सेक्शन 75 ये रहा, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, क्लियर यहीं पर आ गया। तो CJM और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन, में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए CJM और JMFC को पावर है, वो वारंट जारी कर सकते हैं। किसको किसको पकड़ने के लिए, पकड़ना किसको है वारंट से, पकड़ना है किसी पर्सन को जो भाग गया है, एस्केप्ड कन्विक्ट। एस्केप्ड कन्विक्ट वो पर्सन होता है जिसको किसी केस में सजा मिल चुकी है, जेल में सजा काट रहा था, प्रिजन ब्रेक करके भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया, उसको बोल सकते हैं एस्केप्ड कन्विक्ट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको कोर्ट ने या स्टेट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, ठाकुर ने कितना रुपए का इनाम रखा है, वो वाला सीन है, तो उसको पकड़ने के लिए। या किसी भी पर्सन को जो किसी नॉन बेलेबल अपराध का अपराधी है, उसको अरेस्ट करने के लिए भी किसी भी व्यक्ति को वारंट दे देंगे, बोलेंगे ले जा, मतलब ये रिक्शा वाला ठेला वाला उसको भी पकड़ा देंगे, कोई बड़ी चीज़ ना है। यहाँ पर कानूनी प्रोविजन है, पकड़ा दें, ऐसा कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि भाई तुम्हारे पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, तुम्हारे पास PhD होना चाहिए, तुम LLM होना चाहिए, तुम्हारा UGC क्वालिफाई होना, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो किसी को भी पकड़ा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हमारे को मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो सही आंसर था C। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 78 what is the maximum time allowed for a police officer to bring a person arrested under a warrant before the court? सवाल को अच्छे से समझिएगा, ये पहले ही उलझाता है, मैंने आपको उलझाने के लिए पहले ही बोलता है सेक्शन 78। अब जिसको सेक्शन 78 नहीं याद है वो क्या आगे सवाल बना पाएंगे, दिक्कत हो जाती है। लेकिन सवाल अगर नहीं भी आ रहा तो थोड़ा दिमाग लगाना है। मान लीजिए आपको नहीं पता है सेक्शन 78 में क्या, फिर भी आप सवाल को शांति से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि समझ के उसको बनाएं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर ए पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस को अलाउड है टू ब्रिंग ए पर्सन अरेस्टेड, अरेस्ट किए हुए पर्सन को वारंट के तहत लाने के लिए कोर्ट के सामने। अगर वारंट से किसी को अरेस्ट किया गया तो उसको कोर्ट में लाने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना है। तो याद रखिए, चाहे किसी व्यक्ति को वारंट के बेस पर अरेस्ट किया जाए, चाहे किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाए, उसको पकड़ करके 24 घंटे के भीतर भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, पुलिस पर कोई नहीं भरोसा करता है, कानून भी भरोसा नहीं करता, उसकी खुद की घरवाली नहीं भरोसा करती है, और कर ली तो समझिए पछताएगी। ये बात फैक्ट है, मतलब एक्सपीरियंस वाली बात है। पुलिस वाले पे कोई नहीं भरोसा करता, तो 24 घंटे के भीतर क्यों ला के देना है, क्योंकि भैया इस पे भरोसे का आदमी नहीं है, कहीं रास्ते में इसको जान ना मार दे, काउंटर बोल ना दे, या इसको टॉर्चर ना कर दे, इसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो इसके लिए कहा गया कि 24 घंटे के भीतर भीतर लाइए, किसी दिन 12 घंटा भी हो सकता है। खैर यहाँ पर सही आंसर होगा 24 आवर्स। तो अब ये भी आप जाकर के 78 में देख सकते हैं। 78 यहाँ देखिए लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। जिस जगह से अरेस्ट किया है भाई साहब, वहां से कोर्ट तक पहुंचने में 24 घंटे से ऊपर का समय नहीं लगाना है, उसके अंदर ही पहुंचा देना है। ओके, तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है, वारंट के आधार पर, वारंट से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो सेक्शन 78 कम्स इनटू द पिक्चर। सेक्शन 78 कब आता है, जब किसी व्यक्ति को वारंट से अरेस्ट किया जाता है। और ऐसे भी याद रखना है, सिंपल एकदम इजी कर रहा हूं कि अरेस्ट वारंट के मामले में अगर बात करें तो सेक्शन 72 से कहानी शुरू होती है, 72 से 83 तक, 72 से 83, 72 से 83, 72 से 83 तक। ठीक, चलिए आगे थोड़ा और बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where can a warrant of arrest be executed under section 79? Again twist, section 79 क्या कहता है, section 79 का तो पता ही नहीं क्या है। कहता है where can a warrant of arrest be executed,
ये सवाल सीधा पूछ रहा है कि वारंट ऑफ अरेस्ट का एग्जीक्यूशन कहां होगा सेक्शन 79 के हिसाब से। तो वारंट का एग्जीक्यूशन कहां होगा? अरे भाई जहां पर बंदा छिपा हुआ होगा वहां होगा। अगर वो छिपा हुआ है मद्रास में तो मद्रास में जाके करो, अगर वो छिपा हुआ है बेंगलोर में तो बेंगलोर में करो, अगर वो छिपा हुआ है कन्याकुमारी में तो वहां पकड़ेंगे, वो छिपा हुआ है सीधे गुजरात में तो, यानी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी छिपा हुआ होगा, कहीं भी बैठा हुआ होगा, वारंट ऑफ अरेस्ट से उसको हम पकड़ सकते हैं। सो ओनली विद इन द लोकल, ओनली लग गया तो ऐसे ही पर डाउट हो जाता है। जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है, वारंट ऑफ अरेस्ट, उसी के लोकल लिमिट्स में। अगर मान लीजिए बिहार का कोर्ट है या पटना की कोर्ट है तो पटना में ही ढूंढेंगे, गलत आंसर। ओनली विद इन द स्टेट जहां पर इशू किया गया है, अगर पटना की कोर्ट ने किया है तो बस बिहार में ढूंढेंगे, अगेन गलत आंसर। एट एनी प्लेस इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ढूंढ सकते हैं, कहीं भी पकड़ के ला सकते हैं, दैट इज सेक्शन 79। तो यहां देखिए लिखा भी है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, एक ही लाइन का सेक्शन है। ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, छिप छपा के वारंट अगर है तो हम अरेस्ट कर सकते हैं। वारंट ऑफ अरेस्ट का एक जलवा और आपको मैंने दिखा दिया, सेक्शन कहां से आपको वारंट ऑफ अरेस्ट का एक जलवा दिखाया सेक्शन 75 से। इसमें क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को वारंट दिया जा सकता है, अरेस्ट वारंट दिया जा सकता है। पुलिस वाले को दिया जाए ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं। इज इट कंपलसरी? द आंसर इज नो, इट इज नॉट कंपलसरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 where a warrant is forwarded for execution outside jurisdiction, the issuing court must also forward। देखिए कहानी जरा समझिएगा। जैसे सम्मन को हम आउटसाइड लिमिट से बाहर भेजते हैं, पटना की कोर्ट ने सम्मन भेज दिया दिल्ली में रहने वाले पर्सन के खिलाफ, तो जो कोर्ट है वो पटना में है और जिस आदमी को बुलाना है कोर्ट में वो दिल्ली में रहता है। सो दिल्ली में रहने वाले पर्सन को बुलाने के लिए पटना की कोर्ट सम्मन भेजती है, कहती है बेटा तुम आ जाओ। तो उसी तरीके से वारंट भी फॉरवर्ड होता है अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर। सेक्शन है 80 सब सेक्शन 2, सेक्शन 80 सब सेक्शन 2। द कोर्ट इशूइंग ए वारंट अंडर सब सेक्शन 1 शैल, हर हालत में मैंडेटरी, फॉरवर्ड अलोंग विथ द वारंट। क्या क्या भेजना है? तो वारंट भेजा जा सकता है। पटना की कोर्ट ने वारंट जारी किया दिल्ली में रहने वाले पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा? उसको वारंट के अलावा क्या भेजना है कोर्ट को? द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड टुगेदर विथ सच डॉक्यूमेंट्स इफ एनी as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person। नहीं समझ में आया? समझिए, पटना की कोर्ट ने वारंट भेज दिया, वारंट की कॉपी फॉरवर्ड होकर कहां चली गई? दिल्ली में, मद्रास में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में, पुणे में, कहीं भी चली गई। अब जहां पर वो वारंट ऑफ अरेस्ट की कॉपी गई है तो सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट से काम चल जाएगा? द आंसर इज नो। तो पूरा केस का जो समरी होता है, जो फाइल होता है, उसका कुछ कॉपी भेजना पड़ता है वारंट के साथ साथ लगा करके, क्योंकि नियम के हिसाब से भी आपने सुना को ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? ट्रांजिट रिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है वारंट के आधार पर और वो व्यक्ति कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पटना तक है, उससे बाहर बेचारा कुछ नहीं कर सकता, और बंदे को अरेस्ट कहां से करके लाना है? मान लीजिए पुणे से, मान लीजिए बेंगलोर से। तो अगर अब यहां पर क्या सिस्टम होगा कि मान लीजिए पुणे में वो बंदा रहता है तो पुणे की कोर्ट में उसको पकड़ के लाया जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पटना की कोर्ट ने अगर कोई वारंट जारी किया, वहां वो बंदा पकड़ा गया पुलिस के थ्रू, तो उसको पकड़ करके डायरेक्ट पटना नहीं लाया जा सकता है, ये नियम के खिलाफ है। इसको पहले वहां का लोकल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा, लोकल कोर्ट के अंदर जाके प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो शिवाजी नगर कोर्ट है वहां जाके प्रोड्यूस किया। वहां के मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगता है कि इसको छोड़ा जाना चाहिए बेल पर तो वो छोड़ देंगे बेल पर, और अगर उस मजिस्ट्रेट साहब को लगता है, पुणे के मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं नहीं इसको पकड़ के भेजो, तो भेज देंगे वहां से।
तो भाई फैसला कैसे लेंगे? वो पुणे के जो कोर्ट है, पुणे के जो मजिस्ट्रेट साहब, वो फैसला कैसे लेंगे? फैसला लेने के लिए सीधा सा फंडा क्या है? उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट लगा के देना है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा के देना है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर बेल कंसीडरेशन, 80 का सबसेक्शन 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, according to section 82, if a person is arrested outside the district of issue, they must be taken to the issuing court directly only if that court is within। क्या लिखा है? according to section 82, if a person is arrested out, अभी जस्ट मैंने वही बोला है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफ इशू, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इशू का मतलब जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, दे मस्ट बी टेकन टू द इशूइंग कोर्ट डायरेक्टली। उस बंदे को डायरेक्टली लेके आया जाएगा, किसी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। जैसे पुणे के शिवाजी नगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, नहीं करेंगे प्रोड्यूस, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो कब ये कंडीशन होगा, कितनी दूरी के अंदर ये बात आती है, तो विद इन 30 किलोमीटर्स। सो आप जाके देखिए, ढूंढिए सेक्शन 82 कितना किलोमीटर दे रखा है। नाउ सी 82 सबसेक्शन 1, व्हेन द वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूटेड आइट्स आउट, ये रहा, देखिए लाइन में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, चढ़िए मैं शॉर्ट में पढ़ लेता हूँ। द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट और इज नियरर। तो अगर 30 किलोमीटर या उससे नजदीक है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है। अरेस्ट वारंट पर सीधा अरेस्ट करो और सीधा मेरे कोर्ट में लाओ, इधर उधर नहीं उसका दिखाओ। वो बहुरानी नहीं है कि सब जगह उसको दर्शन कराओ, ठीक है, दैट इज द पार्ट। अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इधर उधर चलेगा, अदरवाइज नो। सो सेक्शन 82 सब सेक्शन 1, 30 किलोमीटर्स, करेक्ट आंसर इज 30 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, A court believes X has absconded to avoid a warrant। एक कोर्ट को इस बात का विश्वास है कि जो X नाम का जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो एब्सकॉन्ड कर गया है, वो भाग गया है, भगोड़ा हो गया है, ताकि वो वारंट उसको एग्जीक्यूट ना, यानी कि वारंट उससे वारंट के बेस पर अरेस्ट ना हो। अंडर सेक्शन 84 टू इट इशू अ प्रोक्लामेशन, अंडर सेक्शन 84 इट इशूज ए प्रोक्लामेशन। अब 84 के तहत प्रोक्लामेशन हुआ, पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम, सवाल ट्विस्ट करके पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम एक्स मस्ट बी गिवन टू अपीयर। भाई प्रोक्लामेशन जारी कर रहे हैं, ठीक है, ये भाग रहा है, फिर भी हम उसको मौका दे रहे हैं कि बेटा तुम इतने दिन के अंदर आ जाओ। तो आपसे पूछ रहा है कितने दिन के अंदर, कितना समय उसको देना पड़ेगा। इसका सही आंसर है 30, इसका सही आंसर है 30, और इसका आंसर कहां से मिलेगा, 84, उसमें क्वेश्चन में ही लिखा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रोक्लामेशन कहाँ है, 84। देखिए जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सब जो भी क्वेश्चन में सेक्शन आ रहे हैं इसी से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, एट ए स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस दैन 30 डेज, नॉट लेस दैन 30 डेज। सो 30 दिन से कम का समय नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 डेज मिलता है कि भाई साहब आज पब्लिश कर रहे हैं, आज की तारीख से 30 दिन के अंदर, हाथ जोड़ के विनम्र भी निवेदन है आ जाओ। ऐसा नहीं कहते, ऑर्डर है तुम 30 दिन के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 84 सब सेक्शन 4, देखिए 84 इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। अंडर सेक्शन 84 सब सेक्शन 4, चाहे तो आप मार्क कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में कि ये सेक्शन से सवाल है तो इससे बनाना है। ए पर्सन कैन बी प्रोनाउंस्ड ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एक व्यक्ति को प्रोनाउंस किया जा सकता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इफ दे फेल टू अपीयर फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। सेक्शन 84 के सबसेक्शन 4 के तहत किसी व्यक्ति के बारे में यह घोषणा की जा सकती है, प्रोनाउंस किया जा सकता है कि वो व्यक्ति भगोड़ा है, भागा हुआ अपराधी है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो ये कब किया जा सकता है, किस मामले में किया जा सकता है, कहने का मतलब है कि कौन से अपराध में किया जा सकता है।
तो वैसे अपराध जिसमें सजा 3 साल या उससे ज्यादा के लिए दंड है, उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया जा सकता है प्रोनाउंस। या वैसे अपराध जिसमें 7 साल या ऊपर की सजा है, उसमें किया जा सकता है प्रोनाउंस। या वैसे अपराध जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है या फांसी की सजा है या आजीवन कारावास है, उसमें किया जा सकता है प्रोनाउंस। या किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में किया जा सकता है। सो इसका सही आंसर मिलेगा 84 के सबसेक्शन 4 में। तो ये रहा हमारा 84 का सबसेक्शन 4। और अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा 10 ईयर्स वाला चक्कर। इसका भी चक्कर चलता है, ऐसा मत सोचिए कि खाली इंसानों का हमारा आपका चलता है। 84 का भी चक्कर चल रहा है, ये 10 साल वालों में उलझा हुआ है। सी वेयर ए प्रोक्लामेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1, प्रोक्लामेशन होगा 84 सबसेक्शन 1 के तहत, is in respect of a person accused of an offense which is made punishable with imprisonment of 10 years or more। तो वो 10 साल के लिए जेल की सजा है या उससे ज्यादा के लिए है, या आजीवन कारावास का है, या विद डेथ सेंटेंस है। इस मामले में ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे को कुछ नहीं करना, हमें पकड़ लेना है ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ 84 सबसेक्शन 4। यानी सिंपल लॉजिक ये है कि अगर किसी आदमी ने ऐसा अपराध किया है जिसका दंड 10 साल से ऊपर के लिए जेल है, जिसका दंड आजीवन कारावास है, जिसका दंड फांसी की सजा है, और वो व्यक्ति भागा हुआ है, उस व्यक्ति को कोर्ट क्या कर सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है एज पर सेक्शन 84 सबसेक्शन 4। बट उसमें भी क्या है, टाइम लिमिट मिलेगा वही 30 दिन वाला। ठीक है, तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन, ये आपके सामने। ठीक है, 84। नाउ नेक्स्ट, when can a court order the attachment, when can a court order the attachment of property simultaneously with the issue of proclamation under section 85। सवाल बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है एक कोर्ट किस परिस्थिति में, एक मजिस्ट्रेट किस कंडीशन में किसी की अपराधी की प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दे सकता है, और साथ ही साथ उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर देगा। और ये दोनों कांड करने का पावर उसको मिला हुआ है 85 से। मजिस्ट्रेट साहब को सेक्शन 85 मिला हुआ है। 85 से क्या करते हैं, वो किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड कर सकते हैं कि ये बेटा भागा हुआ है, और दूसरा ये भागा हुआ है 30 दिन के अंदर नहीं आया, 30 दिन के अंदर अगर कोर्ट में नहीं आया तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। तो ये कब हो सकता है कांड, इन ऑल केसेज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के मामले में ऐसा किया जा सकता है। द आंसर इज नो। ऐसा होने लगे तो कांड हो जाएगा बड़ा वाला। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ और रिमूव देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या कहना चाह रहा है, 85 भी देखेंगे। चलिए 85 पहले देख लेते हैं, टेंशन क्या है। ये रहा हमारे सामने सेक्शन 85। देखिए, द कोर्ट इशूइंग ए प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 84 फॉर रीजन्स to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation। Any time after the issue of the proclamation order the attachment of any property। प्रोक्लामेशन को जो घोषणा है वो इशू करने के बाद किसी भी समय मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वैसी संपत्ति वैसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की होती है, उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट वेयर सो एंड सो। मतलब कब कर सकते हैं, कंडीशन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। यानी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जिसको डिक्लेयर किया जा सकता है या किया गया है, सॉरी, उसको अगर पता चला कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है, बेच बाच के निकलने के चक्कर में बेच के भाग जाएगा, तो उस कंडीशन में, या इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में ये यहाँ साफ साफ लिखा है इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विथ द इशू ऑफ द प्रोक्लामेशन। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है
इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, यानी कोर्ट जो है एक साथ उसी वक्त पर अटैचमेंट का आदेश दे सकता है विद द इशू ऑफ द प्रोक्लामेशन। तो प्रोक्लामेशन के साथ ही यहां पर अटैचमेंट का ऑर्डर आता है। और क्यों आता है ये आपसे सवाल पूछा गया है। सो 85 का यहां पर आप देख लीजिए सब सेक्शन 1 है और उसका ये प्रोवाइजो है। सो 85 सब सेक्शन 1 प्रोवाइजो, अगर 85 भी याद है तो काफी है, ठीक है। सो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, 85 सब सेक्शन 1 और प्रोवाइजो, जो ये बताता है प्रोवाइजो कि भाई किस आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, यदि अटैच की हुई संपत्ति इमूवेबल है एंड पेज रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, और वो राज्य सरकार को उससे पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, सेक्शन 85 सब सेक्शन 4 स्टेट्स द अटैचमेंट शैल बी मेड थ्रू, क्लियर कर रहा है कि सेक्शन 85 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो अटैचमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा। हम वैसी संपत्ति की बात कर रहे हैं जिससे सरकार टैक्स वसूलती है। तो भैया सरकार अगर टैक्स वसूल रही है तो सरकार को कोई टैक्स वसूल के दे रहा है, तो कौन है वो कमबख्त इंसान, कौन है वो बढ़िया इंसान जो सरकार को टैक्स वसूल के दे रहा है, और जिस प्रॉपर्टी से टैक्स वसूल के दे रहा है उसी प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात हो रही है। सरकार को घाटा हो जाएगा ना भाई, जो प्रॉपर्टी से टैक्स आ रहा है उसी प्रॉपर्टी को कोर्ट कराए, बस बस अटैच करो यार, इसको अटैच करो। तो ये अगर ये करना भी होगा तो किसके थ्रू करेंगे, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दिस इज सेक्शन 85 का सब सेक्शन 4। तो आप चलिए 85 घूम के आते हैं, उसका थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं। लेट्स सी, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल, साफ सुथरे शब्दों में लिखा है जिस संपत्ति को अटैच करना है वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू, क्लियर कर रहा है, इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू, अगर वो जमीन पैसा देता है, रेवेन्यू देता है राज्य सरकार को, बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के थ्रू हमें यहां पर अटैचमेंट करना है, ये आपसे बस पूछा है। सो 85 सब सेक्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ए पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, बहुत बढ़िया मजेदार, एक व्यक्ति जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से अलग है, प्रोक्लेम्ड पर्सन से अलग है, वो दावा करता है कि भाई तुमने मेरी प्रॉपर्टी अटैच करवा दी यार, प्रॉपर्टी तो वो अटैच करनी थी तुमको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, और किसकी कर दी, एक अच्छे खासे इंसान, शरीफ इंसान की प्रॉपर्टी तुमने अटैच कर दी, ये तो बड़ा पाप कर दिया तुमने। तो ऐसा कुछ हो जाए तो डायलॉग याद रखिए, जब एक पेड़ गिरता है तो उसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है बेचारे दब के मर ही जाते हैं, उसको कोई गिनता नहीं है। जब हम रोड पर चलते हैं तो कितने सारे कीड़े मकोड़े बेचारे मर जाते हैं, उसको कोई नहीं गिनता है। आप क्यों उसको मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है, यू आर कैपेबल। खैर, दिस इज ए पार्ट। नाउ द पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन क्लेम्स एन इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट बता रहा है, इंटरेस्ट का मतलब वो हित बता रहा है, बोल रहा है सब साहब मेरी प्रॉपर्टी थी जिसको तुमने अटैच कर दी। विद इन व्हाट पीरियड, कितने समय के अंदर उसको ये दावा करना होगा कि साहब मेरी प्रॉपर्टी तुमने अटैच कर दी, मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो, बख्श दो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज सेक्शन अंडर 87। तो इसका जवाब है 6 मंथ्स। 87 के अंदर चलते हैं, घूम के आते हैं 87 कहाँ और क्या कर रहा है, थोड़ा इसको भी तो तंग करें, हम लोग तंग हो रहे हैं, ये भी तो तंग हो। नाउ सी, इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड, छोड़िए यहीं पर मिल गया, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट। सो अटैचमेंट की तारीख से 6 महीने के भीतर भीतर आपको दावेदारी कर देनी है कि साहब जो प्रॉपर्टी तुम अटैच करके गए हो वो मेरी थी साहब, तुम दूसरे की प्रॉपर्टी क्यों अटैच कर रहे हो, जिसकी कर रही है करो, मेरी मत करो बस। तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। सो 87 में अटैचमेंट पर दावा, 87 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट, इफ अ क्लेम अंडर सेक्शन 87 इज डिसअलाउड, अब कोई बंदा दावा किया, हाँ जी, तुम्ही म्हटले अटॅचमेंट केल्यानंतर ना विदिन 6 मंथ्स जर त्याला माहितीच नसेल त्याच्या प्रॉपर्टीला अटॅच केलं किंवा काय, तर तसं प्रोव्हिजन आहे किंवा किती मंथ? अच्छा बात करेंगे, अभी यहाँ पर तो नहीं करेंगे, उसको क्वेश्चन को लिख के भेज दीजिए अभी, अभी क्या अभी, ठीक है। यस, ये तो हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में है, वो आपका क्वेश्चन लिख के अभी भेज दीजिए, अभी व्हाट्सएप कर दीजिए।
इफ अ क्लेम अंडर सेक्शन 87 इज डिसअलाउड, मान लीजिए मैंने दावेदारी करी कि साहब मेरी प्रॉपर्टी तुमने अटैच कर ली, और जज साहब कहते हैं भागो यहां से, तुम्हारी थोड़ी थी, वो तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की थी, सो डिसअलाउड है। द क्लेमेंट में इंस्टीट्यूट ए सूट, जो मैं दावेदार हूं मैं क्या कर सकता हूं, एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता हूं टू स्टैब्लिश देयर राइट। अब वो सूट स्टैब्लिश करने के लिए कितने दिन का टाइम मिला हुआ है, अगेन मेरे से लिमिटेशन पूछ रहा है भैया कितने दिन के अंदर आना पड़ेगा, तो इसका भी जवाब मिलेगा, देखिए यहीं पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, 87 है, क्लेम एंड अटैच ऑब्जेक्शन लास्ट में ही रहेगा, जब खत्म ही सब हो गया, मर ही गया सब, तो यहां देखिए एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, जिस पर्सन को दावेदारी करनी थी उसने दावेदारी की लेकिन उसको कोर्ट ने मना कर दिया, बोले नहीं तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन होल और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में विद इन ए पीरियड ऑफ कितना 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, सो डिसअलाउ होने की तारीख से 1 साल के भीतर भीतर हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, ये कहा गया है, और सूट सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेंगे 1 साल के भीतर भीतर। सो 87 का सबसेक्शन 4, 87 का सबसेक्शन 4, ये बात क्लियर समझ लीजिए, 87 का सबसेक्शन 4 जिस दिन डिसअलाउ किया गया वहां से 1 साल, और अगर दावेदारी करनी है तो अटैचमेंट की तारीख से 6 महीने के भीतर भीतर दावेदारी करनी है। 87 का सबसेक्शन 1, 87 का सबसेक्शन 1 अगर दावा करना है तो, अगर क्लेम करना है अटैचमेंट पर तो 87 का सबसेक्शन 1 टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ। अगर डिसअलाउ कर दिया तो डिसअलाउ करने की कंडीशन में ऑर्डर की डेट से, डिसअलाउ की ऑर्डर की डेट से 1 साल के भीतर भीतर हमें क्या करना है, सूट इंस्टीट्यूट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसअलाउंस ऑर्डर। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 88 इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, देखिए हर बात पर सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इसलिए इसको घोट के पी जाइए, अभी तो हम लोग डील कर ही रहे हैं, और अगर आपको भी मौका मिले तो आप लोग इसको करना अपने लेवल से। मैं पहले बता दूं जो अभी हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन, इसके अंदर 3 सेट क्वेश्चन है, एक सेट के अंदर इन द वन सेट वी हैव 33 क्वेश्चंस। सो एक सेट के अंदर हमारे पास 33 क्वेश्चंस हैं। 33 के पीछे का कारण भी बता दे रहा हूं। अभी जो हम लोग डील कर रहे हैं वो सेक्शन 63 से लेके 93 तक का मामला है, तो ऑलमोस्ट 31 सेक्शंस हैं, तो एक एक सेक्शन से अगर एक भी क्वेश्चन हम पकड़ लें तो कम से कम 30 से 31 क्वेश्चन तो बनेंगे 31, तो हमने 33 रख दिया। तो सेट 1 है, फिर सेट 2 है, सेट 3 है, तो इतना अगर आपने बना लिया एक चैप्टर के लिए 100 क्वेश्चन लमसम, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूटेगा। बस रिवीजन कर लेना है एक बार, गो थ्रू, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना शॉर्टकट आपके दिमाग में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, या आप कमांड कर लेंगे, बीएनएसएस आपके जुबान पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर इसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के आप सबका एक जगह इकट्ठा कर ले, कंपाइल कर ले, हर दिन हम लोग भेजते हैं पीडीएफ, हर दिन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उसका आप स्पायरल बाइंडिंग करा के अपना रख सकते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा स्पायरल बाइंडिंग कराने के लिए, उसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कभी एग्जाम में जाना और मुझे पर्टिकुलर चैप्टर कमजोर है, मेरा पर्टिकुलर चैप्टर पर कमांड नहीं है, अब मैं पूरा स्पायरल ढोके लेके थोड़े जाऊँगा। बेस्ट ऑप्शन है कि मैं सिर्फ वो पीडीएफ लेके जाऊँ, या उससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि अपना टैबलेट में लेके जा रहे हैं या मोबाइल फ़ोन में लेके जा रहे हैं पीडीएफ, वही जाके पढ़ लिया, एक दो बार रिवीजन करना है, मतलब इट्स वेरी इजी टू कैरी। ठीक है, डिजिटल होने का ये फ़ायदा है कि हम कहीं भी कितना भी वॉल्यूम का किताब लेके जाते हैं। पहले जब नहीं था इतना, डिजिटल बुक्स नहीं मिलती थी, मैं तो आज भी प्रेफर करता हूँ डिजिटल बुक्स। अगर डिजिटल बुक्स नहीं मिलती थी तो मेरे पास 5-5 वॉल्यूम होते थे सीपीसी के, 5 लेके जाना, एक वॉल्यूम का वजन 1.5 किलो 2 किलो से ऊपर हो जाता है कभी कभी। और कभी जर्नी कर रहे हैं तो जहाँ जाएंगे जर्नी करके वहाँ भी क्लास लेना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो 5 बुक को अब लेके जा रहे हैं, सोच लीजिए क्या हालत होता था। तो उसका तोड़ निकाला, उसको फ़ोटो खींचना शुरू किया, फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के फिर रखना शुरू किया, दैट इज़ ओके। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे आपको पढ़ने का तरीका है आप अपने हिसाब से चलिए, दूसरे के मन से नहीं चलना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं पीडीएफ में तो पीडीएफ से कीजिए, अगर आप डिजिटल कंफर्टेबल हैं तो डिजिटल, हम लोग तो डिजिटल कंफर्टेबल हैं इसलिए डिजिटल रहते हैं। ठीक है, फिलहाल अंडर सेक्शन 88
इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, मतलब पूरा कहते हैं ना हमारी हम लोग की भाषा में लतखोर है, मतलब कितना भी लात का, लतखोर के लिए एक वर्ड है, लतखोर एक गाली नहीं है, मतलब जो प्यार से सुनता नहीं है, डीठ पर्सन है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं पंचिंग बैग। तो पंचिंग बैग है ये, इसको कोई भी आए बजा के जाता है, सर फोड़ के जाता है। सो इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, ठीक है नहीं आया, द अटैच्ड प्रॉपर्टी रिमेन्स एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब नहीं आएगा तो अटैच प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? सरकार की हो जाएगी। बट कैन नॉट बी सोल्ड, सरकार ने रख लिया प्रॉपर्टी, यानी देखिए जब प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होता है तो 87 सबसेक्शन 1 कहता है कि 6 महीने में दावेदारी कर दो। मान लीजिए 6 महीने में दावेदारी कोई किया ही नहीं, तो जब दावेदारी नहीं किया तो सरकार के पास वो प्रॉपर्टी चली गई थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू वो प्रॉपर्टी सरकार के कंट्रोल में। अब सरकार उसको नहीं बेच सकती है, सरकार इंतजार करेगी। कानून कहता है कि सरकार को इंतजार करना है कि भाई कब आ जाएगा, कोई पता नहीं है। इन्होंने एक टाइम पीरियड बना के रखा, वही आपसे पूछ रहे हैं कि कितने साल तक सरकार इंतजार करेगी, आपकी प्रॉपर्टी को पकड़ करके नहीं बेचेगी। दैट इज द पार्ट, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है 88 से वहां से पूछ रहा है। सो लेट्स सी कितने दिन तक के लिए इंतजार करेगी। तो 88 का जो बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहाँ देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया पहले वो देखिए। 30 days फ्रॉम द अटैचमेंट, ओके, 6 months फ्रॉम द, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, 6 months फ्रॉम द अटैचमेंट, 2 years फ्रॉम द अटैचमेंट, और द केस इज फाइनली डिसाइडेड। तो इसका सही आंसर होता है 6 months। देखिए कहीं पर 6 month मिल ही जाएगा, देखिए यहां पर है सबसेक्शन 2, 88 सबसेक्शन 2। अटैचमेंट होने के बाद अगर कोई दावेदार पैदा नहीं होता है, उस केस में सरकार प्रॉपर्टी को नहीं बेचने जा रही है, वो सरकार का जमीन हो गया। और वो सरकार कब तक नहीं बेचेगी, तो वो टाइम लिमिट है 6 महीना। यहां देखिए लिखा है, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लामेशन, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड। रिपीट कर दे रहा हूं, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड, नहीं बेचा जाएगा अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months। सो 6 महीना के बीतने तक, जब तक कि 6 महीना यानी 6 महीना रखना है, कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड। अगर कोई क्लेम आ गया तो क्लेम देखेंगे, नहीं तो 6 महीना तक तो नहीं बेचना है। क्लेम आ गया तो क्लेम निपटाना है, नहीं आया तो नहीं। और क्लेम आ गया तो मान लीजिए 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, तो क्लेम में फंसा रहेगा प्रॉपर्टी, ना सरकार बेच पाएगी ना कुछ कर पाएगी। और जब क्लेम निपट जाएगा, क्लेम में क्या होगा? मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि हाँ इसी आदमी की प्रॉपर्टी है, तो उस आदमी को मिल जाएगी। अगर उस आदमी की प्रॉपर्टी नहीं हुई तो वापस सरकार जीत गया, तो सरकार के पास आ गया। अब यहां पर आ गया तो आदमी हो सकता है कि फर्दर चला जाए, सूट इंस्टीट्यूट करे, तो फिर 1 साल इंतजार करेगा कि भाई सूट इंस्टीट्यूट करेगा ये बंदा, तो 1 साल लिमिटेशन पीरियड है, 1 साल इंतजार करेगा, 1 साल के बाद बेचेगा। अगर प्रॉपर्टी फंस गई फिर से सूट में मान लीजिए, तो जब तक सूट का फैसला नहीं होता है तब तक वो प्रॉपर्टी फंसी रहेगी, सरकार सेल नहीं कर सकती है। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस के पार्ट पर आ जाएगा। हालांकि उसको कंप्लीट नहीं बता सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस, बट द पॉइंट हियर इज कि जब ड्यूरिंग द लिटिगेशन, ड्यूरिंग द सूट, किसी प्रॉपर्टी का हम सेल वेल या ट्रांसफर किसी तरीके से नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट 6 month हो गया, ये आपको मैंने बता दिया। 88 का सबसेक्शन 2 लिखना चाहिए यहां पर हम लोगों को, अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 BNSS। आगे बढ़ते हैं। एन एब्सकॉन्डर अपीयर्स विद इन 2 years। ठीक है जी, आग तो गया, कम से कम दर्शन तो हुए प्रभु के। एन एब्सकॉन्डर अपीयर्स विद इन 2 years ऑफ अटैचमेंट एंड प्रूव्स दैट ही हैड नो नोटिस ऑफ द प्रोक्लामेशन। जिसको हम भगोड़ा डिक्लेयर कर चुके थे कोर्ट के थ्रू, वो बंदा 2 साल के बाद आता है अटैचमेंट होने के, और वो इस बात को साबित कर देता है कि साहब मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। नोटिस का मतलब नॉलेज ऑफ द प्रोक्लामेशन, मेरे को प्रोक्लामेशन का कोई नॉलेज ही नहीं था। अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 3 ही इज इंटाइटल्ड टू। अब वो अगर ये साबित कर दिया कि साहब मेरे को नॉलेज नहीं था, तो वो किस चीज का हकदार हो जाएगा? तो इसका हकदार वो किस चीज का होना है, बस वही चीज देखनी है। तो भाई आपने प्रॉपर्टी किसी की जब्त कर ली है, अटैच कर ली है, तो वो किस चीज का हकदार होगा? उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दो, और क्या चाहिए बेचारे को? सो रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल। अगर प्रॉपर्टी नहीं बेची गई है
तब तो ठीक है, प्रॉपर्टी वापस कर दो, और अगर बेच बचा दी है, सब कुछ हो गया, तो जो प्रोसीड्स है सेल का वो हमको दे दो। दैट इज द पार्ट ऑफ ए। ये है 21 और सेक्शन है 88 का 3। यहां से भी जाके देख सकते हैं। इफ विद इन 2 ईयर्स, तो शुरुआत में ही सब कुछ बोल गया बेचारा, और क्या चाहिए। 2 साल के भीतर भीतर, फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट की तारीख से 2 साल के भीतर भीतर, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन सो एंड सो अपीयर्स वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से आता है, एंड और इज एप्रीहेंडेड एंड बॉट बिफोर द कोर्ट सो एंड सो। तो यहां पर बाकी चीजें कि नहीं भागा था, कंसील नहीं किया था, तो उस केस में क्या होगा, shall after satisfying the cost incurred of the attachment we delivered to him, उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाएगी। दैट्स इट। सो इफ द सेम हैज बीन सोल्ड, नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल, अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी रिस्टोर करके देना है। नाउ यह हो गया 88 का सबसेक्शन 3, रिस्टोर करो या पैसा दो। नाउ नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 90 ए कोर्ट में इशू ए वारंट इन लीव ऑफ ए समन्स। बढ़िया सवाल है। देखिए 93 तक हमारे लिए है, हम लोग 90 में आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। अंडर सेक्शन 90 कोर्ट जो है वारंट जारी कर सकता है इन लीव ऑफ समन्स। इन लीव ऑफ समन्स का मतलब है सम्मन के बदले वारंट जारी कर देगा। कानून कहता है कि बेटा तुम सम्मन जारी करो, जज साहब को कहता है मजिस्ट्रेट साहब वेयर आर यू हैव टू इशू समन्स नॉट दी वारंट। तो आपको सम्मन जारी करना है साहब, आप कहां वारंट में जा रहे हो। कानून कहता है नहीं कर सकते हो। कब कर सकते हो, इफ इट सीज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन विल नॉट ओबे द समन्स। मजिस्ट्रेट साहब को कहीं लग गया, अरे भाई इसको सम्मन देंगे तो ये आदमी ठीक नहीं है, सम्मन का बेइज्जती कर देगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, सम्मन भेजने के बाद भी ये नहीं आएगा, सम्मन को डिसओबे कर देगा। दूसरी बात, द पर्सन फेल्स टू अपीयर विदाउट ए रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल कारण के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अगर सर्विस हो भी जाएगी, सम्मन मिल भी जाएगा, तब भी ये नहीं आएगा। मान लो एक तो पहली बात कि सम्मन लेगा ही नहीं, और मान लो सम्मन ले भी लिया गलती से, तो उसके बाद भी नहीं आएगा और बहाना मारेगा, और वो बहाना फालतू का होगा, उसको बोलते हैं रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होगा, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। तो इस कंडीशन दोनों में से किसी एक कंडीशन के होने पर या तो सम्मन लेके नहीं आएगा या तो सम्मन ही नहीं लेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक रीजन की वजह से जज साहब को लगता है कि कुछ भी हो सकता है, तो उसमें सम्मन की जगह वारंट चला जा सकता है। तो सेक्शन 90 है, सेक्शन 90 से क्वेश्चन बन रहा है। सेक्शन 90 में आप देख सकते हैं इस चीज को, इश्यू ऑफ वारंट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, सेक्शन 9090। सो करेक्ट आंसर इज सी, ईदर ए और बी प्रोवाइडेड रीजंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो चाहे आप ए पकड़ लें चाहे बी पकड़ लें, दोनों में से कोई एक कारण पकड़िए, लेकिन आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा कारण कि साहब सम्मन क्यों भेज रहे हैं, सॉरी वारंट क्यों भेज रहे हैं सम्मन के बदले, ये लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, सेक्शन 91 allows the presiding officer to require a bond for appearance from a person who is। सेक्शन 91 BNSS इस बात की अनुमति देता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं यानी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो आदेश दे सकते हैं, रिक्वायर अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। देखिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो किसी पर्सन से बॉन्ड मांग सकते हैं, बॉन्ड की अपेक्षा कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि बेटा बॉन्ड भरो। अच्छा किस बात का बॉन्ड भरे साहब, तो इस बात का बॉन्ड भरो कि अगली डेट पर तुम पक्का आओगे, और नहीं आओगे तो फिर तुमको सजा मिलेगी। सो बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, देखिए बेल बॉन्ड ये सब, वारंट समन्स ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं, बस फर्क समझ। हम बॉन्ड का मतलब सिर्फ बॉन्ड नहीं समझेंगे, बॉन्ड का मतलब पर्सनल बॉन्ड अलग है, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, बॉन्ड का मतलब होता है एक तरीके से बांध लेना। किस बात के लिए, जैसे मैं अगर आपको कह दूं ठीक है जी मैं पक्का 10 बजे आपको मिलूंगा, अगर ये मैं कोर्ट में कह दूंगा कि मैं पक्का 10 बजे आपको मिलूंगा, नहीं आऊंगा तो मजिस्ट्रेट मेरी क्लास लगा देगा। क्लास क्या लगा देगा, मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। सो बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ठीक है। सो बॉन्ड फॉर अपीयरेंस वाला अगर सिस्टम काम करता है फ्रॉम ए पर्सन हु इज, तो किसके ऊपर, किस पर्सन से मांग सकते हैं, नॉट येट अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, नहीं जो अपराधी ही नहीं उससे क्या मांगना भाई। दूसरा, प्रेजेंट इन कोर्ट एंड फॉर हुज अपीयरेंस ए समन और वारंट कुड बी इशूड। तीसरा, रिसाइडिंग आउटसाइड द स्टेट, और चौथा,
रिलेटिव ऑफ द विक्टिम। तो उस किस व्यक्ति से मांग सकते हैं कि भाई तू बॉन्ड फॉर अपीयरेंस भर के जा? उस व्यक्ति से मांगा जाएगा जो कोर्ट में मौजूद है। जो कोर्ट में है ही नहीं उससे क्या मांगोगे? सो कोर्ट में जो बंदा मौजूद है और जिसकी अपीयरेंस समन और वारंट के लिए इशू की जा, मतलब समन और वारंट जिसके लिए इशू की जा सकती है, उसी बंदे से हम बॉन्ड फॉर अपीयरेंस मांग सकते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 91. This is section number 91C. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present, अगर वो present है in such court, such officer may require such person to execute a bond or bail bond. ओके तो सेक्शन 91 में है कि जो बंदा कोर्ट में मौजूद है, जज साहब का मूड खराब है तो कहेंगे अरे बॉन्ड भरो यार, तुम भाग जाते हो बार बार। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा हो गया, कौन सा क्वेश्चन था? 23, 24 पे आइए। इफ ए पर्सन बाउंड बाय ए बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, अब उसने क्या किया? मान लीजिए एक पर्सन था, कोर्ट में मौजूद था और उसने 92 के अंदर क्या कर दिया? बॉन्ड भर दिया, सॉरी 91 के अंदर बॉन्ड भर दिया, और बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस भरने के बाद भी भाग गया। अरे आप कागज में लिखवाओगे ना कि हाँ भैया बॉन्ड भर रहा हूं, बॉन्ड भर रहा हूं, बॉन्ड देने के बाद भी वो भाग गया, अगली डेट पर नहीं आया। बॉन्ड फॉर अपीयरेंस में लिख के देता है कि साहब मैं अगली डेट पर आपकी कोर्ट में उपस्थित हो जाऊंगा, पक्का पक्का 200%, लेकिन फिर भी नहीं आता है, तो बॉन्ड फॉर अपीयरेंस देने के बाद नहीं आएगा। तो सेक्शन 92 इंपावर करता है कोर्ट को कि वैसे पर्सन को क्या कर सकता है? फाइन लगा सकता है 1 लाख रुपए तक का, इशू ए वारंट फॉर द पर्सन अरेस्ट, डिसमिस द केस इमीडिएटली, इम्प्रीजन द पर्सन फॉर 6 मंथ विदाउट ट्रायल। तो वैसा आदमी अगर जो भाग गया नहीं, मतलब अपीयरेंस का बॉन्ड लगाने के बाद, उस आदमी के खिलाफ तुरंत वारंट जारी किया जाता है। नहीं आया तुमको पकड़वा के लाएंगे पुलिस से, बेइज्जती करके लाएंगे तुम्हारी। तो यहां कुछ नहीं करना, ये रहा अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। देखिए लिखा है, व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड और बेल बॉन्ड taken under this संहिता to appear before a court does not appear, नहीं अपीयर करता है, the officer presiding in such court may issue a warrant। यानी कि वारंट पर अरेस्ट करना, अरेस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है अरेस्ट विथ वारंट, ये अरेस्ट विदाउट वारंट। तो सेक्शन 92 में किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसने पहले बॉन्ड दिया था, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस दिया था, फिर भी वो कम वक्त नहीं आया, तो उसके लिए कोर्ट वारंट जारी करेगा, इसको कहेंगे अरेस्ट विथ वारंट। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तो 92 के तहत क्या कर देंगे? वारंट जारी कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 66। अब देखिए 66 पे चले गए, इसका मतलब है हमारे लिए कि 92 तक, यानी कि इस तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट तक इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या किया गया है, जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीट होने का मतलब अब फिर से हम पीछे चले गए, 92 तक चले गए और उसके बाद 66 में जा रहे हैं। इट मीन्स 66 इज इंपॉर्टेंट, 65 इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 66 क्लैरिफाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैमिली मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग ए समन्स। सेक्शन 66 का एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करता है कि किसको फैमिली मेंबर नहीं माना जाता है सर्विस ऑफ सम्मन के लिए। सम्मन की सर्विस अगर करानी है तो हम फैमिली मेंबर को देंगे, एडल्ट मेल फीमेल किसी को देंगे, फैमिली मेंबर को दे सकते हैं। तो किसको फैमिली मेंबर नहीं माना जाता है? नौकर को नहीं माना जाता है, सर्वेंट। कुछ नहीं करना है, इसको जाके 66 के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, मिल जाएगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 86 हु कैन इनिशिएट अ रिक्वेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आउटसाइड इंडिया। देखिए ये सवाल एकदम यूनिक है, एकदम अलग है। ठीक है, अब ये सवाल अलग लेवल का है, हालांकि ये सवाल मेरे हिसाब से पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर बना दिया है तो मे बी इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 86 कह रहा है कि कौन इनिशिएट कर सकता है रिक्वेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मतलब समझ में आ रहा है? ये बहुत डेंजरस कानून है, ये कानून बहुत डेंजरस है, इसकी डेंजरसनेस को समझिए, इसका जो भयावता है वो समझिए। क्या है, अगर कोई इंसान भारत के अंदर किसी तरह का कोई अपराध करता है और वो पकड़ा नहीं जाता है, वो भगोड़ा हो गया कोर्ट की तरफ से,
और उसकी प्रॉपर्टी मान लीजिए दुबई में है या यूएई में है, यूएई में है या यूएस में है, यूके में है, चाइना में है, जापान में, कहीं भी है, तो जिन देशों के साथ भारत ने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वाला अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसमें यह नियम बना दिया है भारत सरकार ने कि भाई अगर हमारे यहाँ का अपराधी तुम्हारे यहाँ जाता है और तुम्हारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदता है तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी को जो तुम्हारे देश में है उसको अटैच करने का प्रोसेस कर सकते हैं। दिस इज द थिंग, ये नियम है। इसी को सेक्शन 86 में लिखा गया है, यही सेक्शन 86 में ड्राफ्टेड है। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सब ये सवाल पूछा जाता है। ये रहा, तो इसमें है एसपी साहब रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए लिखा भी है, द कोर्ट में ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो एसपी रैंक का जो पुलिस वाला है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कि पुलिस कमिश्नर रैंक में है, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम ए कोर्ट और अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, इंडिया में नहीं, वहां की कोर्ट में। मान लीजिए कि वहां है कहाँ, दुबई में, तो दुबई में जो भी कोर्ट है वहां जाकर के ये कौन जाएगा, तो एसपी जाएगा, एसपी का लेटर जाएगा या कमिश्नर ऑफ पुलिस जाएगा, इनके लेटर पर, इनके साइन किए हुए लेटर पर वहां की कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि साहब हमारे यहाँ का अपराधी है, आपकी एरिया में छिपा हुआ है, उसकी आपके यहाँ की प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी आपके जुरिस्डिक्शन में पड़ती है, उसको अटैच कर लो। ये सेक्शन 86 में किया गया है प्रोविजन। तो किसका लेटर लगेगा, एसपी का। किसका लगेगा, पुलिस कमिश्नर का। सवाल आपसे बस इतना ही पूछ रहा है। सेक्शन क्या लग रहा है, 86। नेक्स्ट, ए समन्स सर्व्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सम्मन की सर्विस होती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 3। ठीक है जी। शैल बी कंसीडर्ड ड्यूली सर्व्ड प्रोवाइडेड, हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जो सम्मन सर्विस होती है उसको अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 में ड्यूली सर्व मानेंगे। कब मानेंगे कि सर्विस हो गई सम्मन की, द पर्सन रिप्लाइज ओके, ओके कर देगा तब नहीं। ए कॉपी इज अटेस्टेड एंड कीप्ड एज ए प्रूफ ऑफ सर्विस। तीसरा, इट इज सेंट फ्रॉम ए पर्सनल जीमेल अकाउंट ऑफ द जज, नो। इट इज पब्लिश्ड ऑन द कोर्ट्स फेसबुक पेज, कहां पर इसको रखा जाएगा, तो ये माना जाएगा, दैट इज द पॉइंट। सो ए कॉपी इज अटेस्टेड एंड केप्ट एज ए प्रूफ ऑफ सर्विस, कॉपी को अटेस्ट कर दिया जाए, साइन कराया जाएगा आपसे। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई सम्मन आएगा ना ऑनलाइन, तो वो क्या होता है ना, इस तरीके का डॉक्यूमेंट बना होता है कि आप अपने टच स्क्रीन जो आपका फोन है 4G, उसके ऊपर आप साइन करेंगे तो साइन हो जाएगा और साइन चला जाएगा, उसकी कॉपी से सर्विस चली जाती है वापस कोर्ट को। तो वो सिस्टम है, तो इसलिए लिखा कॉपी इज अटेस्टेड एंड केप्ट एज ए प्रूफ ऑफ सर्विस। सेक्शन क्वेश्चन 27 है, सेक्शन 70 का सबसेक्शन 3 है। लिखिए, मैं दिखा देता हूं, ये रहा सेक्शन 70 सबसेक्शन 3। ऑल समन सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 64 से 71 बोथ इंक्लूसिव शैल बी कंसिडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड। कब इसको ड्यूली सर्व्ड माना जाएगा, एंड ए कॉपी ऑफ सच समन शैल बी अटेस्टेड एंड केप्ट एज ए प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन। क्या उसे कब माना जाएगा, कहते हैं ड्यूली सर्व्ड एंड ए कॉपी ऑफ सच समन शैल बी अटेस्टेड, ये चीज कहा गई। नाउ नेक्स्ट, in the case of a firm or association of individual, section 65 subsection 2 states that if states service may be effected on firm or association के मामले में every single member of the association, no. Any partner of such firm or association, yes. The security guard of the firm office, किसको सम्मन दे दिया जाए तो माना जाए कि सर्विस हो गया भाई। सीधा सवाल इतना ही है और कुछ नहीं है। सो एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और एसोसिएशन, ये तो ऐसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, अगर वहाँ से भी हम लोगों ने कंपनी वाला जो सॉल्व किया उसमें भी ये बात आई थी। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर ऑप्शन पहले ही आपको दे दिया 65 का सबसेक्शन 2। नेक्स्ट, बस 33 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग फ्री। सेक्शन 68 स्पेसिफाइज दैट फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट द समन शुड ऑर्डिनरली बी सेंट टू। सेक्शन 68 के हिसाब से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको सम्मन कैसे भेजा जाएगा, तो उसके बॉस को भेजा जाता है, सिंपल समझिए, बॉस को। सो हेड ऑफ द ऑफिस वेयर दे आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास गलती से सम्मन आ जाए या आ जाए किसी केस में मान लीजिए, तो उस केस में जो आपका बॉस है CJM साहब, उसके पास जाएगा और उन्होंने साइन कर दिया, इसका मतलब आपको सम्मन मिल गया, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, सो हेड ऑफ द ऑफिस
where they are employed. Next, 29 or 30. If the person to be arrested under a warrant evades arrest, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है अंडर ए वारंट, वारंट के आधार पर, वारंट से के साथ वो बच के भाग रहा है अरेस्ट होने से, एंड द पुलिस ऑफिसर हैज नो टाइम टू गेट एन इंडोर्समेंट, अब पुलिस ऑफिसर के पास इंडोर्समेंट कराने का टाइम नहीं है लोकल मजिस्ट्रेट से, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, तो क्या होगा? ही कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन, नहीं वो तो अरेस्ट तो कर ही सकता है, ही मे अरेस्ट द पर्सन विदाउट इंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 81 का सबसेक्शन 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर साइन नहीं किया हुआ है, इंडोर्समेंट नहीं किया हुआ है, तो भी पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है, ये प्रोविजन है सेक्शन 81 सबसेक्शन 3 ऑफ द BNSS। ये कहा गया जी, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में जाकर के जब पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो ये नियम है। जैसे मान लीजिए अगर पुणे की पुलिस पटना आ जाए या पटना की पुलिस पुणे चला जाए, तो उस केस में क्या होगा? लोकल पुलिस के यहाँ जाके इंडोर्समेंट कराना होता है। मतलब अगर पटना की पुलिस पुणे चली गई और वहाँ किसी जो पर्सन को अरेस्ट करना है, तो जो जिस लोकल थाने के अंदर वो पर्सन रहता है, यानी जो पर्सन जिसको अरेस्ट करना वो किस थाने के अंदर आता है, उस थाने के SHO के यहाँ जाकर के वो साइन कराना है। अब वो नहीं मिला, मतलब नहीं कराए, क्योंकि पता है कि वो भाग जाएगा। इधर थाना में जाएंगे, थाने में कोई ऐसा बदमाश आदमी उसका बैठा होगा सपोर्टर, फोन कर देगा, अरे तुम्हारे लिए तो पटना पुलिस आ गई तुमको पकड़ने के लिए, भाग जाएगा। तो यहां पर नियम यह कह रहा है, कानून कह रहा है कि बिना सूचना के भी आप जा सकते हैं, इंडोर्समेंट कराने की जरूरत नहीं है। इंडोर्समेंट का मतलब है कि पटना से एक पुलिस की टीम आई है जो पुणे के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए रख लीजिए, उस जैसे कोथरूड पुलिस चौकी, तो वहां पर है और वहां पर उसको अरेस्ट करना है, तो वो भाग गया, तो वो नहीं भी बताया तो भी चलता है। दैट इज द पॉइंट। Whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement, तो उस केस में क्या कर लेना है? कुछ नहीं करना है। द पुलिस ऑफिसर टू whom it is directed may execute the same without such endorsement, without such endorsement। सो बिना endorsement के भी ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, ए इज एन अक्यूज्ड इन ए थेफ्ट केस इन गया। ओ भाई, ए जो है अक्यूज्ड है कहाँ का? चोरी के मामले में। गया, गया एक जगह है, सबको पता है, और उस चोरी के मामले में ए जो है अक्यूज्ड है, ठीक है। ए प्रोक्लामेशन इज पब्लिश्ड ऑन March 1, 1 मार्च को उसको प्रोक्लेम कर दिया गया। द कोर्ट रिक्वायर्स हिम टू अपीयर ऑन March 20। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई 20 मार्च को अपीयर कर जाओ। ये लीगल है? नहीं लीगल है। 30 दिन का टाइम देना है, ये पहले ही बता चुके हैं। सो 30 दिन का टाइम देना है। 84 सबसेक्शन 1 नो, सेक्शन 84 रिक्वायर्स एटलीस्ट 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग। सो 84 सबसेक्शन 1 30 दिन का टाइम, ये तो सेम क्वेश्चन है। नाउ 32, अ समन्स इज इशूड टू बी, समन जारी किया गया बी को, ठीक है भाई। द पुलिस ऑफिसर फाइंड्स बी इज आउट ऑफ टाउन फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए गायब है। ही सर्व्स इट ऑन बीच 14 years ओल्ड सन, इसको वैलिड सर्विस माना जाएगा? नो, एडल्ट मेल फीमेल मेंबर को देना है। सो इसका पर्सन होगा एडल्ट मेल मेंबर को देना है। सो यहां पर एडल्ट मेल का मतलब है 66। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट, ए पुलिस ऑफिसर executing a warrant refuses to show the warrant to the accused who demands to see it। पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को वारंट के आधार पर अरेस्ट करने गया और मांगा, वहां पर जिस आदमी को अरेस्ट करना था उसने मांगा कि अरे वारंट दिखाओ यार। अब वो वारंट दिखाने से मना करता है पुलिस वाला। अंडर सेक्शन 77 जो पुलिस ऑफिसर है उसका एक्शन क्या है? लीगल है, इलीगल है, क्या है? आंसर है इलीगल है। सेक्शन 77 में यह कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, पुलिस वाले को कहा गया है कि अगर पुलिस वाला किसी व्यक्ति को वारंट के आधार पर अरेस्ट करने गया है और सामने वाली पार्टी जिसको अरेस्ट करना है वो मांग रहा है वारंट, दिखाओ वारंट, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। क्या लिखा? नोटिफाई करना है और मतलब बताना है मौखिक रूप से। एंड इफ सो रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो, इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट, शो दिखाना पड़ेगा। तो सेक्शन 77 के तहत ये चीज करनी पड़ेगी। तो ये है पूरा एक सेट हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन 33, अब आपके पास 2 सेट और बच रहे हैं, उसको आप लोग अपने लेवल से बना लेना जब भी टाइम मिले।
ऑनेस्टी के साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बने कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा, फिर से बनाइएगा, याद हो जाना चाहिए। परीक्षा आने तक, परीक्षा होने तक आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बस। डिप्रेशन में ये आना है कि अरे भाई ये तो मुझे नहीं आ रहा, ये गलत कैसे होगा, अरे हो गया, इंसान है भाई। 24/7 हर आदमी का मूड एक जैसा नहीं रहता है, कभी कभी मूड भी खराब होता है इंसान का। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको यहाँ से कर देते हैं stop।